हेलो दोस्तों, आप लोगों के अपने चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके पर एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें बात करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस पर। और चैप्टर हमारा रहेगा पॉलिटिकल साइंस का दूसरा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पहले चैप्टर जो था राष्ट्र निर्माण की चुनौती और समस्या को पूरी अच्छे प्रकार से एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देख चुके हैं। जो नहीं देखे हैं जाके आप उसे चैनल पर देख सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग करने से पहले हम आपको पॉलिटिकल साइंस से बताए थे कि अगर आप हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, अगर पूरी बुक को देखते हैं, तो आप खड़े होकर पूरी चैप्टर को, पूरी कहानी को आसानी से बोल सकते हैं, पूरी बुक को आप आसानी से बोल सकते हैं। इसलिए आपको शुरुआत से देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आज हमारा दूसरा चैप्टर है एक दलीय प्रभुत्व का दौर, और इसी वीडियो में आज हम लोग इस चैप्टर को पूरी अच्छी प्रकार से देखेंगे। और पिछले वाला वीडियो जो था हमारा कुछ लंबा हो गया था, 4 वीडियो आ गया था, तो आप उसे जाके भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एक दलीय प्रभुत्व का दौर। सबसे पहले इस बात को समझिए, क्या एक दलीय प्रभुत्व का दौर है क्या? एक दल मतलब कोई एक दल होगा जिसका प्रभुत्व होगा और उसी का दौर होगा, यानी कि कुछ वर्षों तक एक ही दल का प्रभुत्व रहेगा, उसी का दौर रहेगा, किसी अन्य तीसरे को आशंका नहीं रहता है आने का, ठीक है। उसी को बोलते हैं एक दलीय प्रभुत्व। एक दलीय प्रभुत्व चैप्टर का जब एक्सप्लेनेशन अभी देंगे तो आपको पूरी अच्छी प्रकार से भी क्लियर हो जाएगा क्या एक दलीय प्रभुत्व था क्या। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग इस बात को सबसे पहले जाने, क्या इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना क्या है। सबसे पहली बात हम परिचय देखेंगे। परिचय आपको थोड़ी सी बात बताएंगे, परिचय आपको पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। उनके बाद देखेंगे पहला 3 आम चुनाव जो होता है उसमें कांग्रेस जो पार्टी है उसकी स्थिति क्या रहती है। उनके बाद देखेंगे कांग्रेस की प्रभुत्वशाली स्थिति की प्रकृति, यानी कि पहला 3 आम चुनाव जो होता है उसमें कांग्रेस की प्रभुत्वशाली स्थिति रहता है, यानी बहुत ही मजबूत स्थिति रहता है कांग्रेस का। किस कारण से रहता है उसकी प्रकृति को देखेंगे। और तीसरा पॉइंट को देखेंगे, क्या प्रमुख राजनीतिक दल व उनके सिद्धांत व कार्यक्रम, आखिर कौन कौन से प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस के अलावा और आए, उनको देखना है। और अंतिम देखना है हमको मतदान के बदलते तरीके। तो इससे पहले मतदान के क्या तरीके थे और वर्तमान समय में मतदान के क्या तरीके हैं, इन सभी बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर स्टार्टिंग करने से पहले आप इस बात को समझिए, क्या पिछले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत 1947 के देश के आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किए थे। और उनके बाद 47 के बाद जब देश आज़ाद हुआ, 47 में जब देश आज़ाद होता है तो हम लोगों ने क्या अपनाया था, तो लोकतंत्र अपनाया था। और लोकतंत्र अपनाने में कुछ हमारे सामने कुछ समस्या आ गई। तो लोकतंत्र जब अपनाने की बात करते हैं तो लोकतंत्र में सिंपल सी बात है, जनता का शासन होगा, उसमें चुनाव कराना तो पूरा जायज़ था और चुनाव कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि लोकतंत्र भारत में अपनाया गया था। अन्य देशों में बात करें तो किसी देश में आपको एक दलीय सरकार मिल जाएगी, द्विदलीय सरकार मिल जाएगी, बहुदलीय सरकार मिल जाएगी। इन तीनों का आपको विचित्र मिश्रण जो देखने को मिलेगा वह भारत के लोकतंत्र में देखने को मिलेगा। बात करें क्या 1967 तक बात करें तो एक दलीय प्रभुत्व का ही दौर रह जाता है भारत की राजनीति में भी। 1967 तक भारत के राजनीति में भी एक दलीय प्रभुत्व का दौर रह जाता है, और इसी को बोला जाता है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। चलिए चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति। पहली बात, क्या भारत में क्या हुआ था, चुनाव होने से पहले क्या होना चाहिए, भारत में क्या हुआ था, लोकतंत्र अपनाया गया था और देश में अभी लोकतंत्र अपनाया नहीं जा सकता था। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है, लोकतंत्र अपनाने से मतभेद को बढ़ावा मिलेगा। देखिए सबसे पहली बात, जो भारत का विभाजन हुआ था 1947 में भारत और पाकिस्तान का, तो वहाँ पर क्या हुआ था, धर्म के आधार पर भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था। तो इस स्थिति में राष्ट्रीय एकता सबसे पहला बात था। उनके बाद क्या अपनाना था, लोकतंत्र। लोगों के अंतर क्या था, सांप्रदायिकता वाला भावना था, जाति वाला भावना था, क्योंकि बंटवारा का आधार भी क्या था, आपका धर्म ही था। इसलिए इस स्थिति में चुनाव कराना बहुत ही मुश्किल था। अगर आपको स्टार्टिंग करने से पहले हम 2 बात दिखाते हैं। पहली बात, संविधान अंगीकृत किया गया। संविधान लागू होने के बाद ही हमारे देश में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। संविधान अंगीकृत हुआ आपका, इनको नोट कीजिएगा ऑब्जेक्टिव के तौर पे। संविधान आपका अंगीकृत होता है 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949। और संविधान जो आपका इस पर हस्ताक्षर जो होता है, संविधान पर इस पर हस्ताक्षर, ये 3 को आप नोट कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। हस्ताक्षर आपका होता है 24 जनवरी
24 जनवरी 1950 को। और संविधान हमारा लागू कब होता है, आपको भी पता होगा क्या संविधान जो हमारा लागू होता है वह होता है आपका 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। उनके बाद चुनाव कराने की प्रक्रिया वहीं से स्टार्टिंग होता है। याद रखिएगा ये दोनों तो पूछे जाने की बिल्कुल संभावना रहता है कि संविधान कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। वह सही संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान को क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। अब चुनाव क्या होता है, पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को देखना है। सबसे पहले चुनाव कराने में क्या समस्या आता है उनको देखते हैं। संविधान के नियम तय कर दिया गया था, क्या अब इन्हीं नियमों के अमल करने की चुनौती थी। शुरू में ख्याल आया यह चंद दिनों का है। पहला चुनाव आयोग 1950 के जनवरी में बनता है। याद रखिएगा पहला जो चुनाव आयोग का गठन होता है, चुनाव कराने के लिए सबसे पहला आपका चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। सिंपल सी बात है, चुनाव आयोग रहेगा तब ना चुनाव करवाया जाएगा। लोकतंत्र है तो चुनाव तो कराना बहुत ही जरूरी था। चुनाव आयोग का क्या था, गठन होता है। सबसे पहला होता है 1950 में होता है और जनवरी में। और यहीं पर एक ऑब्जेक्टिव और ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या पहला चुनाव आयुक्त कौन था। नोट कीजिएगा, क्या पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। तो याद रखिएगा पहला चुनाव आयुक्त आपका था सुकुमार सेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले चुनाव आयुक्त कौन था, तो सुकुमार सेन आपका पहला चुनाव आयुक्त था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है और ये भी पूछा जा सकता है कि पहले चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, 1950 के जनवरी में। और पहले चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन थे, तो चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। तो चुनाव आयोग ने पाया कि विशाल आकार भारत में आम चुनाव कराना आसान मामला नहीं था, क्योंकि भारत की बात करें तो भारत कोई छोटा देश नहीं है और पूरे देश भर में चुनाव कराना कोई छोटा बात नहीं था। चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करना था। चुनाव कराने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करना होगा। क्या इतना क्षेत्र इस बार इतना क्षेत्र इधर वोटिंग करेगा, उतना क्षेत्र उधर करेगा, तो पूरी देश का क्या करना था, सीमांकन करना था। उनके बाद क्या करना था, सभी का मतदाता लिस्ट तैयार करना था। आखिर वोट कौन डालेंगे कौन नहीं डालेंगे, जो डालने वाले हैं उनको मतदाता लिस्ट तैयार करना था। सभी के लिए मतपेटी रखा जाना था। तो कम से कम कुल मिला के बात करें तो भारत में चुनाव कराना कोई आपका चुनौती से कम नहीं था। मतदाता का पहला सूची प्रारूप प्रकाशित होता है, जिसमें 40 लाख महिलाओं का नाम दर्ज करना रह गया। देखिए मतदाता सूची जब बनाने की बात आती है तो उस स्थिति में मतदाता सूची बनाया गया। पहला जो मतदाता सूची बनाया गया चुनाव कराने के लिए, उसमें 40 लाख पूरे भारत में महिला का नाम छोड़ ही दिया गया, यानी कि 40,000 महिला का नाम आ ही नहीं पाया। इतने बड़े देश में चुनाव का मतदाता सूची तैयार करना कोई छोटी बात नहीं थी। तो 40 लाख पहले बार में क्या होता है, 40 लाख महिलाओं का नाम क्या हो जाता है, दर्ज रहने से छूट जाता है। वो दोबारा सूची बनाना आसान नहीं था। और मतदाता की बात करें, दोबारा सूची फिर से बनाया गया। पहला सूची में क्या हुआ, 40 लाख महिला छूट गई। उनके बाद दूसरा सूची चुनाव आयुक्त को बनाना पड़ा। आयोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए दूसरा जो बना मतदाता सूची तैयार किया गया, चलिए देखते हैं दूसरा जो मतदाता आपका सूची तैयार किया गया वो देखिए। दूसरा जब मतदाता सूची तैयार कराया जाता है तो उसमें कुल मतदाता की बात करें तो मतदाता यानी कि जो वोट डालने वाला था उसकी संख्या की बात करें तो 17 करोड़। और उनमें से अगर विधायक की बात करें, विधायकों की संख्या 3200 था। पहले चुनाव आयुक्त जब हुआ था, दूसरा बार ये मतदाता सूची बना था, ठीक है। 3200 आपका कौन सा था, विधायक था। उनके बाद लोकसभा सांसद कितना था, 489। लोकसभा सांसद 489। साक्षर मतदाता यानी कि पढ़ा हुआ मतदाता मात्र 15% था, जिसे लोकतंत्र का मायने में ठीक तरीके से समझ सकता था। 3 लाख लोगों को चुनाव के बारे में ट्रेनिंग देना था, क्या चुनाव किस प्रकार से कराया जाए। 3 लाख लोगों को चुनाव ट्रेनिंग देना था, चुनाव ट्रेनिंग देना था। देखिए इतना चीज करना था। उनके बाद तब आपका पहला आम चुनाव होता। पहला मतदाता 17 करोड़ आ गया। उनके बाद
विधायकों की संख्या 3200, लोकसभा में सांसद 489, उसमें से मात्र जो पढ़े लिखे हुए साक्षर मतदाता था मात्र 15% और 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग देकर चुनाव करवाना था। ये समझिए कि बहुत ही बड़ी भारत के सामने क्या थी, चुनौती था। अब बात करते हैं कि लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी थी और इस समय लोकतंत्र कई देशों में कायम होना था और महिलाओं को अधिकार नहीं था। अब देखिए, लोकतंत्र कायम करना था तो चुनाव कराना तो अवश्य था और यह समस्या बहुत ही बड़ी थी क्योंकि पूरे देश में चुनाव करवाना था। एक हिंदुस्तानी शासक था, वह कहता है क्या, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार देता है। यह जो चुनाव कराया जा रहा था इसको एक हिंदुस्तानी शासक है, वो इसे क्या कहता है, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ। एक पत्रिका रहता है ऑर्गेनाइजर, एक पत्रिका का नाम है, याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजर पत्रिका है। वो क्या कहता है, क्या जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित में रहते देख लेगा कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार असफल रहा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये होता है क्या, 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति मतदान कर सकते हैं। उसी में से एक ऑर्गेनाइजर पत्रिका आता है। देखिए, जब चुनाव कराने की बात आएगा तो कुछ लोग आलोचना करने वाला होता है, तो उसी में एक ऑर्गेनाइजर पत्रिका है जो पत्र निकालता था, मासिक पत्रिका निकालता था। वह क्या कहता है कि जवाहरलाल नेहरू क्या करेगा, अपने जीवित रहते हुए यह देख लेगा कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात जो ये चुनाव कराया जा रहा है वह भारत में क्या रहेगा, असफल रहेगा। एक पत्रिका वाला था, वही कहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होता है। चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा। जब चुनाव स्टार्टिंग होता है तो 2 बार चुनाव स्थगित हो जाता है, यानी कि 2 बार चुनाव भारत में होने से स्थगित हो जाता है, उसका चुनाव नहीं हो पाता है। आखिरकार 1951 के अक्टूबर, 1952 के फरवरी तक चुनाव हुआ। 1952 में आपका पहला चुनाव आम चुनाव होता है, याद रखिएगा, पहले आम चुनाव होता है आपका 1952 में आपका क्या होता है, पहला आम चुनाव होता है। भारत में इतनी स्थिति के बाद पहला बार तो फैली हो गया जिसमें 40 लाख महिला मतदाता सूची के अंतर्गत आया है नहीं। दूसरी बार इतना सब सारा करने के बाद क्या होता है, भारत में 1952 फरवरी तक क्या होता है, चुनाव होता है। और इस चुनाव के अमूमन 1952 का ही चुनाव कहा जाता है। देखिए 1951 से स्टार्टिंग होता है, 1952 में आके चुनाव कंप्लीट होता है। इसलिए कहा जाता है कि पहला आम चुनाव कब होता है, तो 1952 में। याद रखिएगा कि पहला आम चुनाव आपका 1952 में होता है। मतदान और मतगणना के कुल 6 महीने लगा। मतदान करने के बाद यानी कि मतगणना करने में, वोट को गिनने में कुल कितना महीना लगता है, 6 महीना लगता है। हर सीट पर 4 उम्मीदवार मैदान में था। पहली बार चुनाव हो रहा था तो हर एक जितना भी सीट था उस पर कम से कम 4 उम्मीदवार था। मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के दिन अपना वोट डाला और चुनाव का परिणाम घोषित हुआ। देखिए, जब चुनाव हुआ तो उसमें से हर एक सीट पर बात करें तो उम्मीदवारों की संख्या कम से कम 4 थी और मतदान जिस दिन हुआ उस दिन आधा से अधिक लोग क्या करता है, मतदान करता है क्योंकि 15% क्या कर मात्र साक्षर है। तो लोकतंत्र का मायने क्या जानेंगे तब पर भी। लेकिन भारत में पहली बार चुनाव कराया गया था 1952 में, जब तो आधा से अधिक लोग क्या किया था, मतदान किया था। अब यह दलील देना संभव नहीं था क्या लोकतंत्र की चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराया जा सकता था। जो आलोचक था, जितना आलोचक था जो ये बोल रहा था क्या ये चुनाव कराना कि नेहरू जी जीवित रहते हुए असफल हो जाएगा, तो उन सबों का क्या होता है, आलोचक का मुंह बंद कर देता है क्योंकि पूरी अच्छी प्रकार से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाता है। इतना 15% साक्षर रहने के बावजूद भी भारत में आधे से अधिक लोग ने चुनाव किया और उसमें पूरी अच्छी प्रकार से क्या हुआ, सभी सीटों पर सरकार कायम हुई। इसलिए जितना आलोचक था, जो पत्रिका जो बोल रहा था क्या नेहरू रहते हुए अपना क्या देखे असफल को देख लेगा, वह सभी का क्या हो गया, मुंह बंद हो गया। और भारत में यह दलील देना संभव हो गया कि भारत और शिक्षा और गरीबी रहते हुए भी भारत में क्या हो सकता है, चुनाव कराया जा सकता है। आई होप आपको ये चुनाव की प्रक्रिया जिस प्रकार से थी आपको पूरी अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्या कांग्रेस की 3 आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति। 52 में देखिए चुनाव होता है तो सिंपल सी बात है 5 साल के बाद क्या होगा, फिर से चुनाव होगा। तो 57 में चुनाव होगा, 57 के बाद कब होगा, 62 में होगा। आराम से आप 5-5 जोड़िएगा तो 5 साल के बाद ही आपको भी पता होगा 5 साल के बाद भारत में चुनाव होता है।
अब लेते हैं हम लोग अपना मेन बिंदु को, क्या पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को। आई होप आपको ये पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम से जुड़िए, आपको वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से नहीं जुड़ पाते हैं तो जो चैनल का नाम है मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके, इसको जा टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, आपको वहां पर मेरा चैनल का लोगो लगा हुआ, सक्सेस का लोगो लगा हुआ होगा, आप वहां से जुड़िए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अब बात करते हैं पहला 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व कैसे आता है। बात करें क्या पहला 3 आम चुनाव में आखिर कांग्रेस का ही प्रभुत्व क्यों आता है, कोई अन्य पार्टियां भारत में नहीं थी क्या? पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का ही नाम क्यों आता है? सबसे बड़ी बात क्या है, क्या कांग्रेस का स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना कितना होता है, 1885 में होता है। और सबसे पुरानी पार्टी कौन था? कांग्रेस था। समझिए क्या कांग्रेस का मैदान में आना, कांग्रेस की प्रभुत्व क्यों रहता है उसको समझिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था और इस पार्टी का स्वाधीनता संग्राम में विरासत हासिल था। स्वतंत्रता संग्राम जो भारत का 1947 से पहले जितना भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें कांग्रेस ही सबसे पहला मेन था, क्योंकि इसका स्थापना 1885 में हो गया। इसी कारण से लोगों के मुंह में एक ही पार्टी पता था, वो कौन था? कांग्रेस था। इस कारण से कहा जाता है क्या स्वाधीनता संग्राम में भारत में कांग्रेस पार्टी को क्या था? विरासत प्राप्त था और सभी को एक ही पार्टी के बारे में पता था, कौन था? वह कांग्रेस था, जिसका पूर्ण नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और स्वाधीनता संग्राम और सबसे पुराना पार्टी होने के कारण कांग्रेस क्या करता है, इसकी दल की प्रभुत्व की प्रकृति जो रहती है, लगातार 3 आम चुनाव 52, 57, 62 ये तीनों आम चुनाव ये पूरी अच्छी प्रकार से जीत को बरकरार रखता है और इसी को कहा जाता है एक दलीय प्रभुत्व का दौर कहा जाता है। दूसरा कारण क्या है, इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व करता तो था, जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी था जिसमें जवाहरलाल नेहरू जैसा लोकप्रिय और करिश्माई नेता जिसे कहा जाता था, वही इस पार्टी का क्या करता था? नेतृत्व करता था। इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 सीट में 364 सीटें जीती। आपको दिखाए थे हम क्या 489 लोकसभा सांसद में सीट था, 489 में से पहले आम चुनाव में कांग्रेस 364 सीट पर क्या करता है? अपना कब्जा बरकरार करता है। पहला आम चुनाव जो 1952 में होता है, 489 सीट में क्या करता है? 364 सीट पर सिर्फ कांग्रेस क्या करता है? अपना कब्जा जमाता है और किसी प्रतिद्वंदी से चुनावी दौर में बहुत आगे निकल गया। जितना इसका प्रतिद्वंदी था, इसके पीछे जो प्रतिद्वंदी विरोधी जो था, उससे क्या था? ये बहुत ज़्यादा आगे निकल गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर, उसे 16 सीटें प्राप्त होता है। इसके बाद कांग्रेस के बाद था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था जिसे मात्र 16 सीट प्राप्त हुआ। 16 सीट बोलिए क्या होता है? 16 सीट तो सिंपल सी बात है, उस जमाने 16, यहाँ 364, कितना दूर का आंकड़ा है। तो इसलिए कहा जाता है कांग्रेस की प्रकृति जो प्रभुत्व वाला प्रकृति देखा जाता है, क्योंकि 52 से स्टार्टिंग 67 तक 3 लगातार 3 आम चुनाव पर इसी के प्रकृति को देखा जाता है। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा की चुनाव में बड़ी जीत हासिल होता है। सिंपल से आप देख रहे हैं 489 364 सीट प्राप्त होता है, तो ये बड़ी जीत ही था। त्रावणकोर, कोचीन केरल का हिस्सा, वर्तमान मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्य में कांग्रेस अधिकतर सीट प्राप्त होता है। देखिए, एक है त्रावणकोर कोचीन जो केरल का एक हिस्सा है। त्रावणकोर कोचीन एक केरल का हिस्सा है, जो मद्रास और उड़ीसा ये 3 जगह पर, केरल में त्रावणकोर या कोचीन और मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्य में क्या होता है? कांग्रेस की सीट दर्ज होता है। ये 3 राज्यों में से बहुत ही थोड़ी सीटें प्राप्त होता है। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल जी पहले आम चुनाव के प्रधानमंत्री बनता। उम्मीद के मुताबिक भारत के पहले प्रधानमंत्री, आपको भी पता होगा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, तो आपको पता होगा कौन बनता है? जवाहरलाल नेहरू। सबसे बड़ा जो कांग्रेस बात करें, कांग्रेस के जीतने का बड़ा कारण क्या था? क्या कांग्रेस बहुत समय पहले से अस्तित्व में था और सभी को क्या पता था? कांग्रेस ही सब कुछ है, जो है कांग्रेस है, आज़ाद भी कांग्रेस ही कराएगा, सबके दिमाग में यही बात बैठा था। और नेहरू जैसा उस पार्टी में लोकप्रिय करिश्माई नेता था, तो अब जीत गया, तो नेहरू के सिवा और प्रधानमंत्री कौन बन सकता था उस समय? दूसरा आम चुनाव होता है 1957 में। देखिए, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही बार पूछा गया। पहले याद रखिएगा, भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, आपको पहले से ही पता होगा। पहला आम चुनाव याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 1952, 5 साल जोड़ते जाइएगा आप लोग। दूसरा 57, तीसरा
तीसरा कब हो जाता है 1962। तीनों का डेट आप लोग याद रखिए, 52 याद रहेगा, उसके बाद जोड़ जोड़ के आप बना लीजिएगा। 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में सरकार बनता है। देखिए केरल में जो आपको बताया तुरंत, केरल का तमिलनाडु का कोचीन वाला जो हिस्सा था वहां पर कांग्रेस जीत नहीं पाता है, तो कम्युनिस्ट पार्टी का क्या बनता है, सरकार बनता है। और राज्यपाल कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता EMS नूरीपाद को सरकार बनाने न्योता देता है। दुनिया का पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनता है। देखिए दुनिया का सबसे पहला जो कम्युनिस्ट पार्टी था उसका पहला सरकार बनता है वह किसके, जबकि अन्य क्षेत्रों में, भारत का अन्य क्षेत्र पर किसका सरकार बनता है, कांग्रेस का। लेकिन केरल में क्या होता है, किसका सरकार बनता है, केरल में बनता है किसका, कम्युनिस्ट पार्टी का। और उस कम्युनिस्ट विधायक दल का नेता था EMS नबूदिरीपरात, याद रखिएगा, EMS नबूदिरीपाद को क्या होता है, सरकार बनाने का न्योता दिया। दुनिया का क्या था, वो पहला अवसर था जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बन रहा था। केरल में सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस पार्टी निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ देता है। केरल में क्या होता है, सत्ता से जो कांग्रेस बेदखल हो जाता है, इस कारण क्या करता है, सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ देता है। और 1959 में केंद्र की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, यहाँ पर थोड़ी सी बात अनुबंध आप लोगों को लगेगी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, केरल में, केरल ये मामला जो केरल से उठता है, ठीक है, केरल में आपको बताया क्या, कांग्रेस का सरकार नहीं बनता है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनता है केरल में। और नबूदिरीपरात को क्या बनता है, यहाँ पर प्रधान, क्या बोलते हैं उसको, मुख्यमंत्री बनने का न्योता दिया, नबूदिरीपरात को मुख्यमंत्री बनाने का न्योता देता है। लेकिन कांग्रेस को यह बात हजम नहीं होता है कि केरल में हमारी सरकार क्यों नहीं बनी, तो इसके लिए क्या करता है, सबसे पहले केरल में सरकार के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया, मुक्ति संघर्ष को छोड़ा गया। और अंतिम में क्या करता है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 1959 में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 के तहत क्या करता है, केरल की कम्युनिस्ट पार्टी को बर्खास्त कर देता है। कांग्रेस की 356 के अनुसार क्या होता है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, उसकी आंतरिक व्यवस्था को देखते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था। और केंद्र में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की, सिंपल सी बात सरकार थी। तो क्या क्या कांग्रेस वाला मिलकर क्या करता है, 356 में क्या करता है, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद, अगर आपको अनुच्छेद समझ में नहीं आ रहा है वीडियो पर कमेंट कीजिए, आपको संविधान से रिलेटेड हम एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। संविधान में एक अनुच्छेद है 356, उसके अनुसार क्या होता है, राष्ट्रपति शासन क्या करता है, केरल में लगा दिया जाता है। और 1959 में राष्ट्रपति शासन आपका क्या करता है, यहाँ पर केरल में लगाया जाता है। उनके बाद संविधान की प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों का केरल में पहला दुरुपयोग हुआ। संविधान में जो ये आपातकालीन शक्ति था 356 वाला, ये इसका पहला दुरुपयोग होता है, क्योंकि उपयोग नहीं था। कांग्रेस का अनुबंध थोड़ा सा यहाँ पर माहौल पूरा गड़बड़ लगता है, क्योंकि जो अनुच्छेद 356 आपातकालीन शक्ति था उसका उपयोग किया गया, क्योंकि कारण यह था, केरल में जो बना था वह कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। इसी कारण से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को हटाने के लिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर वहां राष्ट्रपति शासन लगा देता है और वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको क्या कर देता है, सत्ता से बेदखल कर देता है। यही है आपका केरल वाला मामला हुआ था। 1959 में वहां की सरकार को क्या कर देता है, ये जो कांग्रेस वाला है वो बर्खास्त कर देता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट को, लेते हैं कांग्रेस की प्रभुत्वशाली स्थिति की प्रकृति को लेते हैं। पहला पॉइंट, पहला 3 आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को आप देख लिए, क्योंकि उसी प्रकार से कांग्रेस 3 आम चुनाव तक आसानी से जीतते आ गया। अब बात करते हैं कांग्रेस की प्रभुत्वशाली स्थिति की प्रकृति। आखिर प्रभुत्वशाली स्थिति की कांग्रेस की क्या प्रकृति थी, किस कारण से वो जीत रहा था, इसको समझिए। भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक प्रभुत्व दल से गुजरा था। भारत भी देखिए, जो शुरुआती समय था, देख रहे हैं आप, 52, 57, 62, इसमें एक दलीय प्रभुत्व से दौड़ा। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश नहीं है जहां की एक दलीय प्रभुत्व से भारत क्या होता है, गुजरता है। कुछ देशों में, मसलन चीन, क्यूबा, सीरिया की बात करें तो संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश में शासन की अनुमति दी गई है। भारत में तो बहुदलीय सरकार बनती है, लेकिन कुछ देश में और बात करें, जैसे कि बात करें क्यूबा हुआ, चीन हुआ, सीरिया हुआ, इन सभी देशों में क्या होता है, केवल एक ही पार्टी क्या होता है, सरकार बनने की अनुमति दिया गया है। अनेक पार्टी के गठन स्वतंत्रता के समय आसपास तथा इसके बाद हुआ। कांग्रेस के अव्वल और इकलौता होने का फायदा मिला। देखिए, जितना भी पार्टी बना ना, कांग्रेस के अलावा जितना भी पार्टी बना वो आज़ादी के बाद बनता है, तो इसलिए कांग्रेस का इकलौता था। क्या था, इकलौता था। आपको भी पता होगा, इकलौता जो रहता है घर में, बात करें तो अगर इकलौता है तो उसको ज़्यादा लाड प्यार दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से क्या कांग्रेस जो था भारत का इकलौता पार्टी था, क्योंकि
1885 में गठन हो जाता है और जितना भी नई पार्टियां बनता है वो क्या होता है आज़ादी के बाद ही बनता है। इकलौता होने के कारण क्या होता है कांग्रेस को इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। शुरू में कांग्रेस के अंग्रेजादी अगड़ी जाति उचले मध्यम वर्ग और शहरी अभिजन का बोलबाला था। अगर शुरू में बात करें तो कांग्रेस के अंतर्गत क्या था, जो बड़ी जाति था, ऊंचा मध्यम वर्ग वाला था, शहरी लोगों का कांग्रेस में बोलबाला था। पहले जो स्टार्टिंग जब हुआ था कांग्रेस 52 में, तो उसमें क्या था, ऊंची जाति जो था और जो शहरी क्षेत्र का लोग था, इसी सब का बोलबाला था। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जब होता है उनके बाद कांग्रेस का सामाजिक आधार यानी नीचे के स्तर से कांग्रेस क्या करता है, जुड़ना स्टार्टिंग कर देता है। लेकिन शुरू में क्या था, ये अगड़ी जातियों को ही क्या करता था, अधिकतर सपोर्ट करता था। किसान और उद्योगपति, शहर के बासिंदों, गांव के निवासी, मजदूर और मालिक एवं मध्य निम्न उच्च वर्ग तथा जाति सबको जगह मिली। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद क्या होता है, कांग्रेस को लगता है क्या सभी जातियों को इसमें क्या करना चाहिए, समान स्थान मिलना चाहिए। उनके बाद कांग्रेस ने सभी को अपने दल के अंतर्गत क्या किया, समाहित करता है। कांग्रेस के अपने अंदर क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, नरमपंथी और दक्षिणापंथी, वामपंथी हर धारा के मध्यम वर्गीय को शामिल किया। कांग्रेस के अंतर्गत बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद सभी जितना भी नरमपंथी था, गर्मपंथी था, वामपंथी था, दक्षिणपंथी था, इन सभी को क्या किया, अपने अंदर समाहित करता है। और इस अर्थ में देखें तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई। चुनावी दशक का पहला जो दशक रहता है 10 साल, उसमें भी बात करें और 567 तक, उसमें कांग्रेस ने क्या करता है, शासक के रूप में अपना भूमिका निभाता है। इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विपक्षी नेता था। विपक्षी नेता में दो व्यक्ति का नाम आता है कांग्रेस का कि विपक्षी में कौन कौन था, तो डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या था, इसका विपक्षी नेता था। अब बात कर लेते हैं, यही था कांग्रेस की प्रभुत्वशाली स्थिति की प्रकृति को। आप लोग ये देखिए, क्या कांग्रेस की प्रभुत्वशाली स्थिति सबसे बड़ा कारण ये था, पहला क्या एकलौता था, इनके बाद ही कांग्रेस के अन्य पार्टियों का, कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के आज़ादी के बाद क्या होता है, उनका गठन होता है। एकलौता होने का सबसे बड़ा फायदा मिलता है, नेहरू के जैसा करिश्माई नेता था। तीसरी बात क्या होता है, क्या कांग्रेस के अंतर्गत जो पहले अगड़ी जाति बोलबाला था, शहरी लोगों को बोलबाला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद नरमपंथी, गर्मपंथी, निचले वर्ग के लोगों के सभी वर्गों को क्या हुआ, कांग्रेस में स्थान दिया गया। इसलिए कांग्रेस की प्रभुत्वशाली स्थिति जो प्रकृति थी वह और ही अधिक मजबूत हो जाता है। और इस चैप्टर में कांग्रेस की प्रकृति को ही हम लोगों को देखना मेन मुद्दा था। अब बात कर लेते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की, भारत में राजनीतिक दल व उनके सिद्धांत व कार्यक्रम। अब देखिए 1947 में देश आज़ाद होता है, तीन आम चुनाव तक आप देखिए क्या कांग्रेस की ही स्थिति बरकरार है। तो अब क्या होता है, भारत में अन्य पार्टियां भी थोड़ी थोड़ी अस्तित्व में आने लगती है। तो कांग्रेस में कुछ कारण से टूट फूट पड़ने के कारण कुछ अन्य पार्टियां भी शामिल होती है। तो उसके सिद्धांत व कार्यक्रम को देखना है आपको ध्यान से। इसमें उस पार्टी की स्थापना कब हुआ, उस पार्टी की प्रमुख नेता कौन था और उस पार्टी का सिद्धांत क्या था। सबसे पहली बात स्थापना और स्थापनाकर्ता कौन है, और तीसरा बात उस पार्टी के प्रमुख नेता। ये तीन चीज़ों को हम यहीं पर डायरेक्ट नोट करेंगे, आप उसको ध्यान से नोट करते जाइएगा क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव बनता है। मेन जो लेक्चर वाला मुद्दा था वह हमारा खत्म हो जाता है। प्रमुख राजनीतिक दल जो बनता है उसी को सिर्फ अब देखते हैं। मतदान के बदलते तरीके में थोड़ी सी बात आती है, उनको समझ लीजिए। ये थोड़ा इसलिए हम स्टार देके लिखें, कोई बिंदु नहीं है, ठीक है। मतदान का क्या बदलता है तरीका, पहला आम चुनाव का जब फैसला लिया जाता है तो हर एक मतदान केंद्र पर क्या होता है, पहला आम चुनाव का जब फैसला लिया गया तो हर एक मतदान पर क्या कहा गया, हर एक उम्मीदवार के लिए एक पेटी रखा जाएगा। उनको मतदान पत्र पर उनका जो चुनाव चिन्ह होगा, हर एक उम्मीदवार के लिए क्या रखा जाएगा, पेटी रखा जाएगा। हर एक मतदान पत्र पर, हर एक मतदान पर अलग अलग पेटी रखा जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार जो होगा उसको एक चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। उस पर क्या होगा, उसका बैलेट पेपर जिसे आम भाषा में लोग जानते हैं, उस पर चुनाव चिन्ह अंकित होगा। जनता उस पर वोट क्या करेंगे, वो चुनाव चिन्ह जो होता है उसको दबाएंगे, उसके बाद मोड़कर इसमें गिरा देंगे। ये पहला आपका था चुनाव कराने का तरीका। लेकिन दो चुनाव में तरीका बदला। अब मतपत्र के हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा। पहले तो खाली चिन्ह था, पहले में क्या था, चिन्ह था। लेकिन 2 वर्षों के बाद क्या हुआ, चुनाव चिन्ह का मतदाता का सामने नाम आने लगा। पहला सिर्फ, फिर पहले जो 2 चुनाव होता है उसमें क्या होता था, सिर्फ चिन्ह दे दिया, बस उसी पे छाप दीजिए, गिराइए। लेकिन अगले बार क्या होता है, अगले बार 2 आम चुनाव के बाद उसमें मतदाता का नाम इधर, उसके बाद इधर चुनाव चिन्ह होने लगा। उनके बाद धीरे धीरे प्रक्रिया चलता, 40 साल तक यह प्रक्रिया अमल में रहता है। सन 1990 का दशक जब आता, चुनाव आयोग ने ईवीएम जो वर्तमान समय में चल रहा है, 1990 का दशक यानी 1900 के कुछ आसपास
1990 के कुछ आसपास में 1990 का दशक आता है तो उस समय क्या करता है, इसमें थोड़ा सा बदलाव लाया जाता है। क्या होता है, ईवीएम का लाया जाता है। वर्तमान समय में चल रहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नाम से आप लोग जो जानते हो वो लाया गया है। और 2004 में पूरे देश में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल चालू हो गया। 2004 से अब ईवीएम का पूरे देश में अब क्या हो गया है, इसका प्रयोग होना स्टार्टिंग हो गया है। अभी आप तो आम चुनाव भी इसी ईवीएम ही आने लगा, जो पंचायती चुनाव था इसमें भी अब ईवीएम ही आने लगा। तो यहाँ देखिएगा 2004 से ईवीएम जो पूरे देश में इसका उपयोग किया जाने लगा। यही था आपका मतदान के बदलते तरीके। अब समझ लेते हैं हम लोग सिंपल सी बात, क्या प्रमुख राजनीतिक दल व उनके सिद्धांत को देख लेते हैं। थोड़ी सी है, आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये भी हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई भी डाउट रहे तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कीजिए वीडियो पर, आपको पूरी अच्छी प्रकार से समझा दिया जाएगा। ठीक है, मेरे अंदाज से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहली पार्टी जो बनता है सोशलिस्ट पार्टी, नोट की स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। ठीक है, सबसे पहला बनता है आपका सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी, एक सेकेंड, चलिए आते हैं सोशलिस्ट पार्टी में। थोड़ी सी जानकारी, एक का नाम यहाँ आता है, आपको थोड़ा सा हम जानकारी देना चाहेंगे एक चीज़ का, PRI का। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी इसका लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक है, नोट करके दिया हुआ है, तो ध्यानपूर्वक देखिए, आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा सा बुक से अलग से देखिएगा। PRI का बुक से थोड़ा अलग, लेकिन बुक में ही है, चैप्टर से थोड़ा, लेक्चर से थोड़ा अलग मिलेगा। PRI का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। नाम ज़्यादा याद रखनी जरूरी नहीं है, ठीक है, एक बार सुनिए सिर्फ। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, स्पेनिश में इसे CPI कहा जाता है। मेक्सिको में 60 साल तक शासन करता है। इस पार्टी की स्थापना 1929 में होता है। PRI क्या है, ये मेक्सिको की एक पार्टी है और इसका स्थापना होता है 1929 में, और मेक्सिको में ये 60 साल तक क्या करता है, शासन करता है। ध्यानपूर्वक खाली सुन लीजिए एक बार। और PRI संस्थापक प्लूटार्की इलियास कैलेस ने इसके संस्थापक कब्जा जमा लिया था। PRI का संस्थापक का नाम था प्लूटार्की इलियास कैलस। ध्यान रखिएगा, प्लूटार्की इलियास कैलस PRI का क्या था, संस्थापक था। उनके बाद PRI की शासन की पूर्ण तानाशाही कहा जाता है। आखिरकार सन 2004 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में यह पार्टी हार जाती है। मैक्सिमम अब एक पार्टी दबदबा वाला देश नहीं रहा। PRI से आपको यही यहाँ समझाने का तुलना कर रहा है कि भारत में जिस प्रकार से एक दलीय पार्टी थी, ठीक उसी प्रकार से मेक्सिको में एक पार्टी थी PRI, जिसकी स्थापना होती है 1929 में, जो कि 60 सालों तक शासन करता है। और PRI का संस्थापक था प्लूटार्की इलियास कैलस। उनके बाद क्या होता है, 2000 में क्या होता है, इधर हाल फिलहाल में वहाँ पर जब राष्ट्रपति चुनाव होता है उस समय PRI क्या करता है, PRI की पार्टी हार जाती है। उनके बाद वह देश क्या होता है, एक दबदबा वाला जो देश था वह अब वैसा देश नहीं रहा, वहाँ पर अनेक दल अब सामने आ गया। यही था आपका PRI। आपका थोड़ा सा जानकारी था इसलिए हम आपको यहाँ PRI के का जो मीनिंग था उसको समझा दिए। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में सोशलिस्ट पार्टी आखिर कांग्रेस के अलावा 1947 के बाद कौन कौन सी पार्टी सामने आते हैं उसको देखते हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए, मेन चीज को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेता की एक टोली करता है। याद रखिएगा, सोशलिस्ट पार्टी जो है कोई बड़ी पार्टी नहीं था, ये कांग्रेस के भीतर ही गठन होता है। कांग्रेस के भीतर ही गठन होता है। जो युवा लोगों की टोली था वह 1934 में इसका क्या करता है, सोशलिस्ट पार्टी का गठन करता है। कांग्रेस के ही भीतर होता है, कांग्रेस के भीतर होता है, और इसमें युवा की भागीदारी होता है, और कांग्रेस के भीतर होता है 1934 में होता है, ताकि कांग्रेस का सदस्य दोहरी सदस्यता ना धारण कर सके। इस वजह से कांग्रेस समाजवादी का मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बना पड़ता है। मौजूदा हिंदुस्तान के कई दल जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सोशलिस्ट पार्टी छाप देखी जा सकता है। इतना ही याद रखिएगा, सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के भीतर बनता है। कब बनता है, 1934 में। ठीक है, मेन चीज को आप नोट कर लीजिए। आखिर कौन सा पार्टी कब बना, जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, ज़्यादा पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करना होता है। जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है उसको देख लीजिए। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरी पार्टी को लेते हैं हम लोग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में पहले सुनिए। कांग्रेस के साम्यवादी 1971 में दिसंबर से अलग होता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 के सत्ता में जो हस्तांतरण हुआ है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का देखिए क्या विचार था, क्या 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ वह सच्ची आज़ादी नहीं था।
कारण यह था क्योंकि एक ही पार्टी जीत रहा था, तो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो विरोध में रहेगा वो कभी भी अपना पक्ष की पार्टी को क्या करेगा, ठीक तरीके से नहीं देखेगा। जो विपक्ष में रहेगा वो तो अगर अच्छे भी काम करेगा तो वो उसको तो उसका नजरिया क्या रहेगा देखने का, गलत ही रहेगा। सच्ची आज़ादी नहीं था, इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना के हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया। कम्युनिस्ट पार्टी का विचार क्या था, क्या जो 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, सत्ता जो कांग्रेस के पास गया है वह क्या है, भारत की सच्ची आज़ादी नहीं है। और पार्टी क्या करता है, सबसे पहले ये जो कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया तेलंगाना में क्या करता है, हिंसक विद्रोह कर देता है। 1951 में समाजवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आम चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटें जीतती है। जब कम्युनिस्ट पार्टी क्या करता है, आता है सत्ता में, तो क्या करता है 16 सीट जीतता है। 16 सीट, सबसे पहली बार 16 सीट जीतता है। और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता जो है उसी का नाम आपको ध्यान में रखना है। कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख नेता का नाम लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में कई बार बना है, जिसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला आ जाता है A.K. गोपालन का नाम, A.K. गोपालन, ठीक है। दूसरे पर नाम आता है यहाँ पर S.A. डांगे। आपको जितना हम नोट करा रहे हैं उसको क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं हो, आसानी से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्टिव का हम पर छोड़ दीजिए, आपको जितना बताएंगे उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। आप आराम से इसी वीडियो देखिए। वीडियो देखने के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बगल में बेल आइकॉन है उस पर उसको ऑल पर सेट कर दीजिए। दूसरा नाम है आपका S.A. डांगे, ताकि आप वीडियो जब भी हम डालें तो आपको सबसे पहले इसका क्या मिले, नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरा आता है नबूदरी परात, और नबूदरी परात आपका केरल में क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी जो सरकार में आया था, आपको तुरंत बताएं, आपको ध्यान में होगा। नबूदरी परात आता है। चौथे पर आता है P.C. जोशी, अजय घोष। ऐसे किताब में दिया है, ठीक है, किताब से आप नोट्स बना सकते हैं। P.C. जोशी, अजय घोष, P. सुंदरैया, ठीक है। आप चाहे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मिटाते हैं, दूसरी पार्टी को लेते हैं। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दो पार्टी देखिए आज़ादी के बाद बन रहा है। सबसे पहला लेकिन कांग्रेस ही था, जो पहला एकलौता होने के कारण क्या करता है, 3 आम चुनाव में उसका फायदा कांग्रेस आसानी से उठा लेता है। भारतीय जनसंघ, जिसका वर्तमान नाम क्या है आपको पता होना चाहिए, जिसकी सरकार है भारत में, क्या है आपको पता है, आई होप आपको पता होगा, बीजेपी। जिसकी वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी। जो पुराना नाम था इसका भारतीय जनसंघ था, और इसकी स्थापना 1951 में होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी स्थापना, और याद रखिए कि इसकी स्थापना कब होती है, 1951 में। और संस्थापक अध्यक्ष, आखिर जनसंघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था, संस्थापक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है इसका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या है इनका संस्थापक अध्यक्ष। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनका है आपका संस्थापक अध्यक्ष। जो भारतीय जनसंघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इसकी जड़ को देखें, इस दल का जड़ को देखें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक और हिंदू महासभा में देखा जा सकता है। आपको हम जब 9वां चैप्टर पढ़ाएंगे आखिर इसका जड़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक में क्यों देखा जाता है, हिंदू महासभा में क्यों देखा जाता है, वहां पर कारण क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इतना बात को जानिए, जब भारतीय जनसंघ की अगर आप जड़ देखें कहां से ये पनपता है, तो उसमें से RSS, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नाम से जानते हैं, और हिंदू महासभा में इसकी जड़ को देखा जाता है। 9वां चैप्टर पूरी अच्छी प्रकार से हम क्लियर करेंगे, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इतना नाम याद रखिए, क्या जनसंघ की स्थापना 1951 में, संस्थापक अध्यक्ष कौन है इनका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस पार्टी का एक ही विचार रहता है, क्या एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र की विचार पर जोर देता है। आपका जो भारतीय जनसंघ है इसका एक ही विचार है, ये कहता है एक देश होगा, एक संस्कृति होगा और एक राष्ट्र के विचार पर जोर देगा। ये कहता है पूरे देश में एक ही संस्कृति और एक ही क्या होगा, एक ही राष्ट्र होगा, पूरा देश एक ही संस्कृति के अंतर्गत रहेगा। जनसंघ भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात करता है। जनसंघ अभी भी ये कहता है, जनसंघ करता था बात, क्या भारत पाकिस्तान दोनों को मिलाकर क्या करना, अखंड भारत का निर्माण करना है। और जनसंघ के प्रमुख नेता को आप ध्यान से देख लीजिए, भारतीय जनसंघ से सवाल बनता है, ठीक है। जनसंघ के प्रमुख नेता, जनसंघ के नेता में सबसे पहला नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, आप यहाँ 1 नंबर पे नोट कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका उपाध्यक्ष बलराम मधोक। ये 3 का नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जड़ इसी जनसंघ में। भारतीय जनता पार्टी जिसे आप बीजेपी के नाम से जानते हैं, इसी का जड़ है, उसी का एक पुराना नाम है। देखिए 3 चीज, स्थापना 51,
संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ का नेता कौन है? तो दीनदयाल उपाध्याय मेन नेता बलराम माधव श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये संस्थापक जिस समय संस्थापना किया गया था तभी का ये तीनों क्या है? प्रमुख नेता है। अब अंतिम पार्टी को हम लोग देख लेते हैं, जिस पार्टी का नाम है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी, आज आई होप आपका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नए वीडियो को पीछे करके आप आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा नाम आता है स्वतंत्र पार्टी का। स्वतंत्र पार्टी को देख लेते हैं, उसके बाद हमारी वीडियो आज की खत्म हो जाएगी। अगर आपको इसका प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप हमें कमेंट में अवश्य करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो में आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें टेलीग्राम पर क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। इस पार्टी का नेतृत्व सी राजगोपालचारी, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा और मीनू मसानी जैसा पुराने कांग्रेस के नेता कर रहा था। ये कांग्रेस से ये जो निकला है, 2-4 व्यक्ति निकला है जो कांग्रेस में किसी कारण से निकलता है, आगे के चैप्टर में बताया गया है। डायरेक्ट यहाँ पार्टी का गठन जो हुआ उसी को सिर्फ बताया गया, ठीक है। तो स्वतंत्र पार्टी से जो नेता, मुख्य नेता आता है, वो कांग्रेस का जो पुराना नेता था उस पर नाम आता है पहला सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी। दूसरा नाम आता है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। तीसरा नाम आता है एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा। उनके बाद आता है मीनू मसानी। ये सभी क्या था? आपका स्वतंत्र पार्टी का क्या था? स्वतंत्र पार्टी का प्रमुख नेता था। और ये सब की बात करें तो ये सब आपका कांग्रेस का ही पुराना नेता था, और पार्टी में चाहती थी सरकार अर्थव्यवस्था में काम से कमतर हस्तक्षेप करे। ये क्या कह रहा था? सरकार जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, इस पार्टी का विचार था कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कम से कमतर हस्तक्षेप करे। यह पार्टी कमजोर वर्ग की कराधान के खिलाफ था। यह दल ने निजी क्षेत्र को खुली छूट देने की तरफदारी करता है। ये जो स्वतंत्र पार्टी को आप देख रहे हैं, यह कह रहा था कि निजी क्षेत्र को क्या करे, आप बहुत ही ज़्यादा छूट दे, और सरकार अर्थव्यवस्था में क्या करे, बहुत ही कम हस्तक्षेप करे। तो निजी क्षेत्र को जब भी बढ़ा दिया जाएगा तो ये गरीबों के बारे में नहीं सोचेगा। निजी क्षेत्र जब भी रहेगा तो वो क्या सोचेगा? अपना पेट भरे। जिस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो आप आसानी से समझ सकते हैं, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने से क्या हो सकता है? क्या जो गरीबों में भला होगा वो नहीं होगा, क्योंकि जो भी होगा निजी क्षेत्र का अपने मन से करेगा, अपना लाभार्जन के लिए करेगा। इसलिए निजी क्षेत्र के बढ़ावा के लिए स्वतंत्र पार्टी कह रहा था। और स्वतंत्र पार्टी कहीं एक तरफ से देखे तो ये निम्न वर्गीय लोगों के लिए एक तरफ से हित के लिए काम नहीं कर रहा था। स्वतंत्र पार्टी का तरफ मुख्य रूप से जमींदार, राजा महाराजा आकर्षित होता है। सिंपल सी बात है, जब अगर निजी क्षेत्र का बात करेगा तो उसके अंतर्गत राजा महाराजा ही क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, क्योंकि राजा महाराजा उस समय जो था, राजा महाराजा जमींदार जो था, वही किसी भी प्रकार का वस्तु का उत्पादन करता या बेचने के कारण जो होगा यही सब करता होगा, या किसी प्रकार का व्यापारी होगा तो वही सब करता। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हाथ जो होगा इन्हीं सब का होगा, तो इन्हीं सब का ज़्यादा फायदा हो रहा था। तो स्वतंत्र पार्टी को क्या करेगा? ये लोग समर्थन करेगा। और इस पार्टी का सामाजिक आधार संकुचित था। समाज में जो आधार था वह संकुचित होगा ही, क्योंकि भारत में 80% से अधिक लोग क्या गरीब है, तो गरीबों के बारे में तो ज़्यादा बोल नहीं रहा था। जो राजा महाराजा जमींदार था उस समय और निजी क्षेत्र का बढ़ावा दे रहा था, तो निजी क्षेत्र के अंदर यही 3-4 था। तो इसलिए सबसे ज़्यादा सपोर्टर आपका इसका स्वतंत्र पार्टी का यही था। याद देखिएगा, इसका 4 नेता था, सी गोपालचारी, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा, मीनू मसानी। यहीं से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप पूरी अच्छी प्रकार से आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट कर आप हमें जरूर मोटिव करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।